सर सबसे पहले तो जिस तरह का आपका सफ़र रहा है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि सावंत सर कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, जो आपकी शुरुआत सफ़र रहा है। ये सफ़र की शुरुआत तो मैं बोलूँगा कि 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ही हो गई थी। जब मैं छोटा था तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। कि जब मैं 5 साल का था, मैं ऐसे ही बाज़ार में बैठ के नींबू बेच रहा था। कभी लगा जॉब करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। क्यों सर? थॉट प्रोसेस ही नहीं बना जॉब करने के लिए। सामान्य लोग अगर वो समझना चाहें वर्क की कंपनी क्या है? मैं ऐसे समझाऊँ, वर्की एक ऐसी कंपनी है जो ऑफ़िस स्पेस प्रोवाइड करती है। तो क्या एक ही ऑफिस में अलग-अलग कंपनी के कई लोग बैठ सकते हैं? हाँ, आप एमपी को कैसा देखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, एमपी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है स्टार्टअप के लिए या कोई भी बिज़नेस भी स्टार्ट करने के लिए। क्या है जो स्टार्टअप में ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? तो सर पहले 1000 दिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने 1000 दिन निकाल लिए कोई बिज़नेस में, तो वो 90% चांस है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं। आप टूरिज्म को कैसे देखते हैं? इंदौर के आसपास काफ़ी टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, खास करके कुंभ आने वाला है उज्जैन में। यूथ है जो आज सुन रहा है, आखिरी में जानना चाहते हैं कि अगर वो आपकी तरह बनना चाह रहा है तो क्या करे? पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और परसिवरेंस होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं, आज का पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो बिजनेस कर रहे हैं, आज का पॉडकास्ट उनके लिए भी है जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और उनके लिए भी है जो बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहे हैं, और उनके लिए भी है जो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिए, विथ फैमिली देखिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट है सावन लड्ढा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो जिस तरह का आपका सफ़र रहा है, मतलब इंदौर जैसे शहर में जो एक नई सोच के साथ आपने शुरू किया, तो बहुत ही अलग है। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि सावंत सर कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, जो आपकी शुरुआत सफ़र रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है सर कि लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, बहुत बड़े कुछ होना चाहिए, तभी हम बड़ा काम कर सकते हैं। बट आपने बहुत अलग तरह से काम करके दिखाया। तो सर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे सर? तो ये सफ़र की शुरुआत तो मैं बोलूँगा कि 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ही हो गई थी। जब मैं छोटा था तब से इसकी शुरुआत हो गई थी। जी। मैं जब मुझे याद है कि जब समर हॉलीडेज़ या दिवाली हॉलीडेज़ पे हमारे गाँव जाते थे हम, तो वहीं से कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप आ गई थी। हम लोग मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 5 साल का था, तब मैं ऐसे ही बाज़ार में बैठ के नींबू बेच रहा था। अच्छा। तो अब सुनने में तो बड़ी छोटी चीज़ लगती है, छोटी बात लगती है, बट शायद मेरे को आज लगता है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हमने बचपन में सीखी है, देखी है, काम किया है, वो आज हमें शायद काम आ रही है। तो मुझे मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरी फैमिली ने क्योंकि हमें एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली से आते हैं, बिज़नेस फैमिली से आते हैं, तो उन्होंने हर लेवल पे कहीं पे भी हरदम एक्सपोज़ रखा चीज़ों के लिए। और उन्होंने कहीं ये नहीं, मतलब आजकल हमारा हम लोगों को लगता है ना हमारे बच्चे ये करे, ये ना करे, ऐसा ना करे, तो वो वाली बात का कभी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो कोई छोटे से छोटे काम में कोई शर्म नहीं थी, काम करने में कोई शर्म नहीं थी, काम सीखा, करा, समझा। तो जब 8 साल, 9 साल, 10 साल के हुए, तब भी कुछ कर रहे थे। दिवाली पे फूल बेचते थे या संतरे बेचते थे या सीज़नल जो भी रहता था। समर हॉलीडेज़ में हमारे यहाँ की सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स की शॉप थी, तो वहाँ पे वो भी बेचा। और समझा, तो अलग-अलग जगह जाते थे, समझते थे, अकाउंट समझते थे, हिसाब समझते थे लोगों के। तो शायद वहीं से अकाउंटिंग समझ में आने लग गई और कैश मैनेजमेंट समझ में आने लग गया, सेल्स समझ में आने लग गई, बात कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो वो उस चीज़ ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रखा लाइफ में। मेरे को याद है 1997 में जब मैं आई थिंक क्लास 9th में या 10th में था, तो हमारे यहाँ एयरटेल ने लैंडलाइन लॉन्च किए थे फर्स्ट टाइम। ओके। तो मुझे लगा कोई नई अपॉर्चुनिटी है, तो मैं लैंडलाइन बेचने निकल गया 9th में। तो मैंने उस समय लैंडलाइंस बेचे थे, मुझे याद है आज भी। फिर 1997 की बात है आई थिंक ये, तो मैंने एयरटेल के लैंडलाइंस बेचे थे। फिर कॉलेज आया, फिर इसमें एक और चीज़ है कि 11th-12th का मेरा फेज़ थोड़ा अच्छा नहीं रहा। मैंने साइंस, मुझे घर वालों के प्रेशर में साइंस दिला दिया था, तो मेरे लिए वो 2 साल बड़े कठिनतापूर्वक रहे।
फिर उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया। मैंने मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, MMS में 5 इयर्स का प्रोग्राम DVL यूनिवर्सिटी में होता था, IIPS कॉलेज में। तो मैंने वहाँ से अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। पहला सेमेस्टर गया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से मैंने थॉट बना लिया था कि मैं मेरे कॉलेज की फ़ीस खुद पे करूँगा। अच्छा। तो फिर वापस से हमने छोटे छोटे गिग स्टार्ट किए। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च किया तो हम उसके लिए डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर डिशनेट DSL करके एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था डायल अप का, उस समय चलता था, तो उसका काम स्टार्ट किया। वो उसके पैक्स बेचे, प्लान्स बेचे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। छोटे छोटे काम उस समय पे काफ़ी किए। मतलब कॉलेज के टाइम में तो आप इंटर्नशिप बोल लो, तो हमने इंटर्नशिप उस समय वो करी। फिर 2001 में एयरटेल ने अपने मोबाइल सर्विसेज लॉन्च किए थे इंदौर में, MP में। तब मैं उनका पार्टनर बना। तब मैं स्टार्टिंग में डीलर बना, डीलर के बाद में उनका फ्रेंचाइजी बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना। वहाँ से मेरी मतलब वहाँ से मेरी बड़ी शुरुआत स्टार्ट हुई, और वो भी मैंने अपने आप ही स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसा घर वालों ने दिया है, कुछ किया, अपने आप ही स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग से थोड़ा थोड़ा ग्रो करके, बड़ा करके उसको बनाया। तो वो मेरे कॉलेज के साथ साथ में पैरेलली चल रहा था, मेरा बिज़नेस बन रहा था। तो उस समय मैंने काफ़ी बिज़नेस समझा, सीखा, इम्प्लीमेंट किया। हमारा शोरूम था, उसके अलावा हमारा सेल्स टीम था 40-50 लोगों का, कलेक्शन का टीम, कस्टमर सर्विस का टीम। तो ये मेरे कॉलेज के साथ साथ में चल रहा था। आई थिंक मैं 3rd या 4th ईयर में था उस समय जब ये मेरा काम चल रहा था। और वहाँ से मेरा कॉलेज का जब फाइनल प्लेसमेंट का टाइम आया 2004 का, तो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को प्लेसमेंट तो लेना नहीं है, आई विल डू माय बिजनेस। और वहाँ से मैं कॉलेज कंप्लीट करके मैंने अपना बिज़नेस परस्यू किया। 2004 में, क्योंकि अब ये लगता था कि यार हम सर्विसेज के बिज़नेस में हैं, कि आज एयरटेल के लिए काम कर रहे हैं तो शायद कुछ हम हमारे खुद के लिए करते हैं। तो 2006 में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी, स्प्लैश इंडिया, जो रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, प्लेसमेंट सर्विसेज का काम करती थी, ट्रेनिंग का काम करती थी, जो आज भी चल रही है। 2006 में हमने स्प्लैश की शुरुआत करी थी। ऑलमोस्ट 18 साल हो गए उस कंपनी को, और उसमें हमने मोर देन 1 लाख लोगों को जॉब्स दिलाए हैं। अच्छा। उसमें हम लोग जॉब फेयर्स करते थे, रोजगार मेले करते थे, कॉलेजेस के साथ में कैंपस ड्राइव्स करते थे। तो एक कॉन्सेप्ट ही हमने स्टार्ट किया था उस समय। मेरे को लगता है 50 से ज़्यादा हम लोगों ने जॉब फेयर्स, रिक्रूटमेंट फेयर्स, कैंपस ड्राइव्स बहुत सारे किए, बड़े स्केल पे किए, और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो काफ़ी लोग हमें जानते थे। मतलब आज से अगर कोई 10 साल 15 साल पुराने लोग होंगे तो उनकी फ़र्स्ट जॉब हमने ही लगाई, मैक्सिमम लोगों की, क्योंकि वी वर द वंस हु पायनियर्ड दिस इंडस्ट्री इन इंदौर। एंड वहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि हम लोग बच्चों को यहाँ से मेट्रोज भेज रहे थे, BPO IT इंडस्ट्री में। फिर इवेंचुअली हमको थॉट आया कि क्यों ना हम इंडस्ट्रीज़ को यहीं बुला लें। तो उस दौरान टेली परफॉर्मेंस, फर्स्ट सोर्स, काफ़ी BPO कंपनीज़ को हमने इंदौर मूव कराया, उनके लिए काम किया। और भी इवेंचुअली हम ये कर रहे थे काम। तो ये काम करते करते समझ में आया कि एक बड़ा चैलेंज और है सामने। कोई कंपनी इंदौर आना भी चाहे तो यहाँ पे रेडी इंफ्रा नहीं मिलता था। मतलब यहाँ से फिर वर्की की स्टार्ट हुआ। थॉट तो ये बेसिकली जब से काम किया 2001-2002 से जब भी काम स्टार्ट किया, तो हरदम एक चैलेंज था ऑफिस का, कि आपको अगर कोई ऑफिस खोलना है तो आपको लैंडलॉर्ड से लीज पे जगह लेनी पड़ेगी। लीज पे जगह लोगे, फिर उसको फर्निश करोगे और फिर उस जगह को यूज़ करोगे, आपका काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा पैसा डेड हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये थॉट आया कि ये प्रॉब्लम तो हरदम से थी। जब भी हमने 3-4 बार ऑफिस चेंज किया, ये प्रॉब्लम थी। बट 2014 में जब ऐसे ही एक इन्वेस्टर समिट था, मुझे आज भी याद है, जबोंग के फाउंडर प्रवीण इंदौर आए थे। मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप इंदौर में क्यों नहीं अपना कॉल सेंटर शिफ्ट करते हो, मूव करते हो, यहाँ पे अच्छा टैलेंट है, 6 डेज वर्किंग कल्चर है, ट्रांसपोर्ट नहीं देना पड़ता, फूड नहीं देना पड़ता। तो अगले दिन उनकी टीम यहाँ आ गई। उन्होंने कहा हमें 250 लोगों का कॉल सेंटर चालू करना है, आप जगह दीजिए। जगह हमारे लिए अरेंज कराई। उस समय कोई जगह ही नहीं थी इंदौर में। तो वहाँ से समझ में आ गया कि प्रॉब्लम तो है ये चैलेंज। यही चैलेंज एक्सोला के साथ भी आया जब हम उसको मूव करा रहे थे। तो हमने ये समझा ये प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या किया, 2014 में जिस ऑफिस को हम यूज़ करते थे दिन में, वही ऑफिस हमने रात में किसी और कंपनी को दे दिया था जो US स्टाफिंग का काम करता था। क्या बात है।
तो वो कोवर्किंग की शुरुआत 2014 में हो गई थी। हमने उसको कभी भी एज अ बिज़नेस नहीं देखा था। हमने ऐसे ही कहा था कि चलो यार अपने पैसे बच जाएंगे, खर्चा शेयर हो रहा है, और हमने हमारा ऑफिस रात में कोई और कंपनी यूज़ मतलब आपने एक ही ऑफिस को डबल यूज़ किया? डबल यूज़ कर रहे थे। दिन में हम यूज़ करते थे, रात में अलग यूज़ करते थे। यस। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और थोड़ी बहुत जगह हमारे पास एक्स्ट्रा थी, तो हमने दिन में 2 और कंपनीज़ को दे रखी थी जगह। तो टेक्निकली 2014 में हमारे कैंपस में 3-4 कंपनी काम करती थी। एक हम करते थे दिन में, 2 और कंपनीज़ थी दिन में, और रात में एक कंपनी काम करती थी। तो कोवर्किंग तो शुरू हो चुका था, बस उसको नाम का टैग नहीं दिया था कि कोवर्किंग इंडस्ट्री है ये। फिर जो ये रात वाली कंपनी थी, ये बड़ी हुई। इन्होंने कहा यार आपने हमको 50 लोगों की जगह दी, 60 लोगों की जगह दी, अब आप हमें काम करिए 100 लोगों की जगह दीजिए। तो हमने उस समय भी फिर उनके लिए एक नया ऑफिस लिया, पूरा फर्निशिंग किया, उनको जगह दे दी। 2015 की बात होगी, 16 की बात है। तब भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि इसको हमें फुल टाइम परस्यू करना चाहिए। 2017 की बात है, अप्रैल की, जब एक और कंपनी थी हमारे ऑफिस में, उसने कहा यार हम भी अच्छा कर रहे हैं, हम स्टार्टअप हैं, हमको थोड़ी फंडिंग मिल गई, हमें बड़ी जगह में जाना है। तब हमने कहा यार बॉस इसमें अपॉर्चुनिटी है। 2017 से हमने फिर वर्की की शुरुआत करी, और वो कंपनी के लिए हमने एक मेट्रो टावर में बड़ा फ्लोर लिया, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया, प्लस और स्पेसेस थी। तो हमने हुआवे टेक्नोलॉजी, एक टेलीकॉम कंपनी, उसको स्पेस दिया, और मल्टीपल लोगों को स्पेस दिया। वहाँ से हमने शुरुआत की थी वर्की की 2017 से। सर ये तो आपने बताया कैसे वर्की की स्टार्टिंग हुई, क्या इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो आप अभी बात कर रहे थे, मेरा उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया आपके बचपन में। आपने बोला आप शुरुआत से ही कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसे कोई फैमिली कंपल्सन नहीं था कि आपको ये जाके बेचना है। नहीं, आप नहीं, नींबू ऐसा कोई बेच रहे थे, आप कुछ कर रहे थे, ये क्यों सर? मतलब ज़रूरत नहीं थी तो क्यों कर रहे थे? ये थोड़ा अलग लग रहा है, अनकॉमन लग रहा है कि आप उस समय भी काम कर रहे थे, बचपन से आपने काम करना चालू कर दिया था? हाँ, तो वो तो बोलते हैं ना, पैशन से किया है, मतलब कोई ऐसी नीड नहीं थी या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ। सीखने के लिए किया कुछ। तो किस एज से किया सर आपने ये? 5 साल से। 5 साल से? जी। तो ऐसा क्या हुआ? कोई किसी ने इंस्पायर किया आपको कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं, जिद ऐसा था? कोई इंस्पिरेशन नहीं था। हमारे घर वालों ने बोला बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसा घर वालों करो। ने बोला? हाँ, घर वालों ने बोला आप करो, स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सीड तो डाल ही दिया था। मतलब घर वालों का, फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है आपको यहाँ तक लाने में, जो उन्होंने बचपन में वो बीज बोए आपके अंदर। ऐसा बिल्कुल 100%। कभी लगा जॉब करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों सर? थॉट प्रोसेस ही नहीं बना जॉब करने के लिए। कभी नहीं लगा ऐसे कुछ जॉब करना चाहिए? और जब आप वर्की स्टार्ट की, जैसा आपने भी बताया पूरा डिटेल में, तो ये कहीं और से कॉपी था, किसी का देखा था आपने, या खुद का एक थॉट था मुझे करना? खुद का थॉट था, ये खुद ने स्टार्ट किया। अच्छा, तो अभी वर्की कहाँ कहाँ किस किस सिटी में काम कर रहे हो, और इंडिया में कर रहे हैं आप या बाहर भी कर रहे हैं सर? सो अभी इंडिया में ही कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 18 शहरों में हम लोग हैं। 55 सेंटर्स हैं हम लोगों के, 55 बिल्डिंग्स है, और 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स अभी हमारे स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया में ही अभी सारे हम लोगों ने टियर 2 सिटीज़ से स्टार्ट किया था। अब इवेंचुअली हमने टियर 1 सिटीज़ में भी मूव किया है, और हम टियर 1 सिटीज़ में भी आ गए हैं। जो सामान्य लोग हैं, अगर वो समझना चाहें वर्की कंपनी क्या है, अगर क्या करती है वो लोगों को, और अगर कोई जुड़ना चाहता है या वर्की की फैसिलिटी लेना चाहता है, क्या है ये सर? सो मैं ऐसे समझाऊँ, वर्की एक ऐसी कंपनी है जो ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है। सामान्य तरीके से 4-5 कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। एक तो होती है कंपनीज जो अपने बड़े ऑफिसेज खोलना चाहती हैं अलग अलग शहरों में, तो हम उनको रेडी फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस स्पेसेस देते हैं, विद सर्विसेज और विदाउट सर्विसेज। तो वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी शहर से इंडिया के। हम उनको रेडी स्पेसेस देते हैं। सब कुछ आप कंप्लीट करके सब कुछ हम कंप्लीट बस हमें आके आ जाना, आके सिर्फ अपना जैसे फर्निश्ड होम रेंट पे दिया जाता है उस तरह से मान लें। वैसे ही समझ लीजिए आप। जी। तो वो हम करते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कोई किसी को रीजनल ऑफिस बनाना है, किसी को स्टेट ऑफिस बनाना है, किसी को सिटी ऑफिस बनाना है, तो वो ऑफिसेज हमारे यहाँ आते हैं। सेकंड कैटेगरी स्टार्टअप्स की, जिसमें कोई स्टार्टअप चालू करना चाहता है और उसको 1 सीट 2 सीट एक कैबिन से शुरुआत करनी है, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री इन सब चीज़ों की भी होती है। लोग वहाँ जाके बैठ के काम कर सकते हैं और कैबिन्स और सीट्स ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है बड़े कॉल सेंटर्स की, आईटी कंपनीज़ की, वो हमारे साथ पार्टनर करते हैं। और आफ्टर कोविड ये ट्रेंड आया है कि सारी आईटी कंपनीज़ और आईटी सर्विसेज कंपनीज़
टियर 2 सिटीज़ में चली गई है, तो वो हम लोगों के साथ पार्टनर करते हैं, हम लोग उनको स्पेसेस देते हैं। और फोर्थ कैटेगरी हमारे यहाँ होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, फिनटेक, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये लोगों के ऑफिसेज होते हैं। तो इसमें को वर्किंग होता है? हाँ जी। तो इसमें अगर ऐसे समझे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते और जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आप क्या करते हैं और वो कैसे, उनका भी अगर हो सकता है उनको किसी को जुड़ना हो, तो क्या एक ही ऑफिस में अलग अलग कंपनी के कई लोग बैठ सकते हैं? हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम एक बिल्डिंग लेते हैं पूरी, उस बिल्डिंग में अलग अलग ऑफिसेस डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ एरिया ऐसा क्रिएट करते हैं जो कोवर्किंग होता है। तो वो जो एरिया होता है वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग कैबिन्स में बैठ के काम करते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई, एक तो बड़े ऑफिसेज हो गए, तो लोगों के प्राइवेट ऑफिस रहते हैं कंपनीज के, और एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे छोटी कंपनीज काम करती है, वो कोवर्किंग कहलाता है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हम शेयर कर देते हैं, जैसे कैफेटेरिया, वॉशरूम का एरिया, बोर्ड रूम्स, ट्रेनिंग रूम्स, ये सब चीज़ें शेयर्ड सर्विसेज मिल जाती है। तो इससे लोगों को ये सब चीज़ें अपने ऑफिस में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिसेप्शन हो गया बड़ा सा, कॉमन लॉबी हो गई, एंट्री हो गई, आपका कैफे, ब्रेकआउट स्पेसेस हो गए, तो ये सब चीज़ें अपने ऑफिस में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब चीज़ें हम लोग शेयर्ड दे देते हैं पूरे कैंपस में। एज ए एम्प्लॉय यदि मुझे कभी लेना है ये ऐसा कुछ है, तो क्या मुझे कॉस्ट में कुछ फ़र्क पड़ता है जो खुद लेते हैं, रेंट पे लेते हैं और परचेज? हाँ, 100% सस्ता पड़ता है, 100% फ़ायदा पड़ता है। आप सोचिए ना, अगर आप 2000 फीट का एक ऑफिस लेंगे, उसमें टॉयलेट की जगह जाएगी, कैफेटेरिया की जगह जाएगी, रिसेप्शन की स्पेस जाएगी, कॉन्फ्रेंस रूम जाएगा, फिर बची हुई जगह में आपका ऑफिस बनेगा, और आपको उसके लिए एक ऑफिस बॉय रखना पड़ेगा, टॉयलेट क्लीनिंग के लिए कोई और आएगा, आपको साफ़ सफाई देखनी पड़ेगी, पावर बैकअप का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, डीजी, यूपीएस सब देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे केस में ये सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाती है। कॉमन कैफेटेरिया है, कॉमन हाउसकीपिंग है, चाय कॉफ़ी की सर्विसेज है, पानी है, यानी आपको कुछ चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना है। कभी कोई लाइट ख़राब हो रही तो आके ठीक कर देगा बंदा हमारा। अच्छा, ये सब भी सब है। आपकी तो हमारे ऑन साइट इलेक्ट्रिशियन, एसी, कारपेंटर, पेंटर, ये सब ऑन साइट ऑलवेज रहते हैं। तो ये 15 मिनट 20 मिनट में रेजोल्यूशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी तरह की। और टिपिकली आपका ऑफिस है तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन पे वेट करते हो कि वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, आज आएगा, कल आएगा, तब तक आप वो प्रॉब्लम में स्ट्रगल करते हो। हम सब ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं 10, 15, 20 साल जब तक हमने काम किया है अलग अलग ऑफिसेज में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर चुके हैं, और ये सारी प्रॉब्लम एक हमारे टाइप की कंपनी के पास आके सॉल्व हो जाती है। सर, आपने स्टार्ट कुछ और किया था आज से 15 साल 20 साल पहले, और फिर आप वर्की लेके आए। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब क्या होने वाला है नया? देखिए, आज क्या होता है, हम शुरुआत तो छोटी करते हैं और होते होते हमें कोई नए रास्ते मिल जाते हैं, और आगे रास्ते बढ़ते हैं और हमें आगे और कोई नया रास्ता मिल जाता है। तो कभी भी हमको, जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो दिखता नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन दिखता भी है, पर ये नहीं पता उसका रास्ता क्या है। सर, आपने शुरुआत कुछ और किया था, स्टार्टिंग बचपन से आपने कर दिया था, 5 साल से अलग अलग काम करते रहे, फिर आपने वर्की की स्टार्ट किया, और आज की डेट में वर्की एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सो अब सावन सर नया क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आगे? इसी को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, या कुछ और कंपनी भी नहीं लाने वाले हैं? जब शुरुआत करते हैं हम, तो हमें नहीं पता रहता है कि आप कैसे कैसे इवॉल्व होते हो और क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ, और आप चेंज कैसे करोगे। बट आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दूंगा कि हम इसको बड़ा कर रहे हैं, इसको और बड़ा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम ग्लोबल भी जाएं, इंडिया में और एक्सपैंड करें। हम लोगों ने कुछ फंड रेज भी किया है, और इसी को थोड़ा एक और बड़े स्केल पे ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी पिछले 1 साल से हमने देखा है गवर्नमेंट ऑफ एमपी, आप वहाँ एडवाइज़र भी हैं, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आप एमपी को कैसा देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सही है सब कुछ, ऐसा है, मतलब सारी सहूलियतें हैं कि मैं स्टार्ट करूँ? बिकॉज जब हम जाके डेटा देखते हैं तो हमारे यहाँ पे अभी भी एमपी जो है वो स्टार्टअप में या बिज़नेस स्टार्ट करने में या बड़े जब हम देखते हैं तो उसमें हमारा जगह नहीं है। तो इसको आप कैसे लेते सर? अभी के एमपी में चीज़ें आ चुकी हैं, सही है, नहीं तो फेवरेबल? एमपी, देखिए मैं आपको बताऊंगा, एमपी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है स्टार्टअप के लिए या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, तो लैंडलॉक स्टेट है। आपको यहाँ पे, मैं स्पेसिफिकली अगर आप इंदौर की बात करूँ, तो इंदौर में ना ही कोई फ्लड्स होते हैं, ना ही कोई बहुत हेवी रेनफॉल होता है, ना ही यहाँ अर्थक्वेक होता है, ना यहाँ पे स्मॉग होता है। यानी जो प्रॉब्लम्स अलग अलग मेट्रोस को आ रहे हैं वो इंदौर में नहीं है। तो और बिज़नेस कंटिन्यूटी यहाँ बेटर रहती है। नहीं तो आप बैंगलोर, चेन्नई देखिए,
तो क्या challenge आ ये जाता बात है। हम पहुंचा नहीं पाए क्या लोगों तक? अगर इतनी फेवरेबल नहीं, सिचुएशन है। ये तो पहुंचा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं, और कंपनीज इसलिए तो आ रही हैं। आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देखिए, इंदौर में सारी बड़ी कंपनीज आ चुकी है। TCS, इन्फोसिस, L&T, माइंडट्री, एसेंचर, WNS, जो आप कंपनी का नाम लेंगे, GT, सब लोग आ चुके हैं इंदौर में और आ ही रहे, परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये फेज चल रहा है, और जो कंपनीज अभी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं वो लेट हो रही है, मतलब वो रेस में पछड़ जाएगी। अगर वो इंदौर जैसी सिटीज़ अगर चुनेगी नहीं तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी, क्योंकि MP में, इंदौर में टैलेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, अच्छे एजुकेशन और हेल्थ केयर है। तो आज एक अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट है। 60% इंडिया आप 12 घंटे के रोड ट्रैवल में पूरा कर सकते हो। तो यानी अगर कोई बंदा यूपी से है या महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र से है, कहीं टूवर्ड्स हैदराबाद से भी है, तो आप इमेजिन करिए 12 घंटे में, यानी आप यहाँ से रात को 8 बजे बैठेंगे, सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें आप 60% कंट्री कवर कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल है। यहाँ से फ़्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, सारे मेजर डेस्टिनेशन से मल्टीपल फ़्लाइट्स है, रेल की कनेक्टिविटी बेटर हो रही है। अब आफ्टर खंडवा और इंदौर में जब ये ब्रॉडगेज हो जाएगा तो सारी ट्रेन जितनी भी साउथ से जा रही है नॉर्थ, वो सब इंदौर को पास करेगी। तो इतना सब कुछ होने के साथ लॉजिस्टिक्स वाइज अगर आप देखिए, लॉजिस्टिक्स हब बन गया है इंदौर, सेंट्रली लोकेटेड है, पूरे इंडिया में यहाँ से शिपमेंट्स आउट जाते हैं। और तो यानी अब हर एक इंडस्ट्री या हर एक बिजनेस को क्या चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स इंदौर में बहुत प्रॉपर है। मैन पावर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट बहुत दे रही है यहाँ पे, टैलेंट अच्छा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, लैंड बैंक बहुत अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम है, सब चीज़ें बहुत फेवरेबल है। तो इंदौर और भोपाल इसीलिए फेवरेबल है। अच्छा, हमारे इंदौर की ब्रांडिंग भी क्लीनेस्ट सिटी की तरह हो गई है 7 साल से लगातार, और एक्चुअली यहाँ की एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आज आदमी को क्या चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, वो इंदौर में उसको मिल जाती है। पहले, बिकॉज आप तो बिजनेसमैन हैं, आप अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पहले और अब में लोगों में सोच बदली है MP को लेके कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए? हाँ, 100%। पहले तो MP एक बीमारू टाइप का, एक पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था, और हम लोगों को भी शर्म आती थी कि हम इंदौर या MP बोले किसी को, तो बड़ा अजीब लगता था। बट आप इंदौर बोलते हैं तो एक हम प्राइड के साथ आप इंदौर बोलते हैं, तो प्राउड लोग होता बोलते है हैं इंदौर बोलते क्लीनेस्ट सिटी इंदौर से इंदौर है। MP। तो यस, और अच्छा है, बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट बन चुका है। ये पिछले 10 साल की जो जर्नी रही है, बड़ी बहुत सुगम रही है MP के लिए, मैं ये बोलूँगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सर, देखा भी कि हमारे MP में बहुत सारे रीजनल कॉन्क्लेव हुए हैं, बिजनेस मीट की हैं। उनका आप किस तरह से असर देखते हैं आने वाले समय में, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ना सिर्फ इंदौर, बाकी पूरे MP में इस तरह के बिजनेस लगने वाले हैं, लग सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये बेसिकली क्या हो रहा था कि पहले GIS जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होता था, वो पूरी इकोनॉमी इंदौर के अराउंड चलती थी। कोई भी आता था वो बोलता था मुझे इंदौर में ही चाहिए या इंदौर के आसपास चाहिए। रीजनल कॉन्क्लेव करने से कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज किया है गवर्नमेंट ने, 5-6 रीजन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उन्होंने भोपाल में किया है, ताकि भोपाल को भी वो लीवरेज कर सके। तो ये इंटेंट के साथ उन लोगों ने प्लान किया था, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो इंदौर सेंट्रिक ग्रोथ थी, वो अब पूरे स्टेट में ग्रोथ होगी। इसका फायदा छोटे शहरों को भी मिलेगा। छोटे शहरों को भी। आपने बोला बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई इंदौर में, और जो कंपनी अभी नहीं आई वो एक्चुअली लेट है, मतलब ये सबसे सही समय इंदौर या आसपास? 100% ये इंदौर आने का सही समय है। मतलब ये अगर अभी तक वो इंदौर ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट नहीं किए या स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो एक बार वो इंदौर आए, हमसे मिले, हमारी टीम से मिले, गवर्नमेंट से मिले, और एक्चुअली इंदौर के बारे में जाने, और उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है जो वो मिस कर रहे हैं। अभी आप भोपाल समिट में भी थे, उसमें ग्लोबल मीट में थे, तो आपने कुछ नया प्रपोजल दिया, आप भी कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी हम लोग GCC को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। 2-3 GCCs आने की कोशिश कर रहे हैं अभी इंदौर में, और गवर्नमेंट के साथ मिलके मतलब यही एडवाइस करते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को इंदौर में या भोपाल में ला सकें। बहुत सारे यूथ हैं, वो जब सावन लड्डा जी को देखते हैं तो उनको लगता है हम भी ये बनना चाहते हैं, हम भी उनके तरह बनना चाहते हैं,
उनकी तरह बड़ा नाम चाहते हैं और वो स्टार्ट भी करते हैं और 2-3 साल बाद पता चलता है कि वो सब छोड़ के वापस किसी जॉब में आ गए। ये स्टार्टअप में ऐसा क्या होता है सर? 2-3 साल, 1 साल, 1.5 साल के बाद बहुत सारे स्टार्टअप है जो लोग बंद कर देते हैं। क्या है जो स्टार्टअप में ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? तो सर पहले 1000 दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी ने 1000 दिन निकाल लिए कोई बिजनेस में तो वो 90% चांस है कि वो बिजनेस कर लेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, 90% लोग 1000 दिन के पहले सरेंडर कर देते हैं। कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी होती है, कहीं ना कहीं परसिवरेंस की कमी होती है, और वो कमी के कारण कहीं ना कहीं फॉल बैक आता है और उस फॉल बैक से बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो जो स्टार्टअप है, जिनको लगता है कि वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको कई बार ऐसे लगता है जब हम उनको बोलते हैं पेशेंस रखो तो बोलते हैं आप ये किताबी बातें कर रहे हो, कैसे पेशेंस रखें, जाते हैं हो नहीं पाता है। और अभी आज के ज़माने में एक ही चीज़ है जो पेशेंस नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो आपने फेस की हो कि आपका सफ़र आसान रहा है क्या? नहीं, सफ़र तो किसी का भी आसान नहीं है, आप समझिए। आपने जब वर्क स्टार्ट की तो हमें भी ऐसा लगता था कभी, मतलब 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें लगा यार बंद कर देते हैं सब, अब कुछ नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं वापस से जंप बैक किया। कोविड में ऐसा टाइम आया। कोविड तो आप याद है आपको, हमारा तो ऑफिस स्पेस का बिजनेस है और लोग घर से ही नहीं निकले तो ऑफिस आएंगे ही नहीं, ऑफिस नहीं आएंगे तो ऑफिस का रेंट नहीं देंगे। सही है। तो हमने वो फेज़ भी निकाला है। तो ऐसे बहुत सारे टाइम या बहुत सारा समय हुआ है कि हमें लगा, वर्क ही नहीं पहले भी बहुत बार, कि इसको बंद कर देते हैं, ये हो नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम ड्राइंग बोर्ड पे तो ये प्लान करते हैं कि ऐसे होगा, फिर ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट रियल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आप कितने पैशन से कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, उसी के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेन्युइनली वो बोलूँगा कि आप पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबी बात नहीं है ये, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। सर आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक और चीज़ है कि आपको देख के मुझे कुछ बनना है, ठीक है, इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन कॉपी करके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक खुद का पैशन नहीं होगा कि मुझे भी खुद कुछ करना है। वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं कि मुझे उसकी तरह अंदर से आवाज़ आती है कि आपके अंदर से कॉलिंग आती है कि आपको कुछ करना है या कुछ बनना है या कुछ बनाना है। जब तक वो कॉलिंग नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें सरफेस पे रहती है। और आप अगर सोचो कि मैं किसी को देख के या कॉपी करके कुछ कर लूँगा तो बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। आजकल का जो यूथ है ना, कई बार हम लोग भी कॉलेज में भी जाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी बात करते हैं, कई बार कंफ्यूज है मैं क्या करूं, मैं जॉब करूं या बिजनेस कर लूं, स्टार्टअप कर लूं। तो आप बताना चाहेंगे किसको जॉब करना चाहिए और किसको बिजनेस कर लेना चाहिए? कैसे वो अपने आप में आइडेंटिफाई करे? बिकॉज आपके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है, आपने लोगों को 1 लाख लोगों को जॉब दिलवाया है, तो आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इसका भी है कि किसको, और आपने खुद एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो आपसे बेहतर कोई बताने वाला नहीं हो सकता कि क्या करना चाहिए। अगर कोई कॉलेज से निकला है या किसी में कई बार काबिलियत है सर, पर उसको डर लग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कई बार ऐसे भी होता नहीं जॉब करना है अपने को। तो जो भी आपको आज सुन रहा है वो अगर जानना चाहे कि मैं जॉब या बिजनेस क्या चूज़ करूं, तो अपने आप से वो क्या सवाल करे तो उसको क्लैरिफाई। तो मैं इसको ऐसे अनलॉक करूँगा फर्स्ट लेवल पे कि सबसे पहले तो कॉलेज लेवल पे अगर कोई फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो इंटर्नशिप करें। ठीक है। इंटर्नशिप करे, पार्ट टाइम जॉब्स करे, जो भी कर सकता है पॉसिबली वो करे। उससे उसको क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या करना है। उसको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे जॉब करना है या मुझे बिजनेस करना है। होता क्या है हमारे यहाँ है ना, 3 साल जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसके बाद बच्चे सोचते हैं अब हमें क्या करना है। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इंटर्नशिप्स, कोई पार्ट टाइम जॉब्स कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब वो सीख के, पढ़ के, देख के, अगर किसी को लगता है वो 10 to 7 इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता, मतलब 9 से 6 में काम नहीं कर सकता, तो शायद वो जॉब नहीं कर पाएगा। और कोई पैशनेट है कोई चीज़ को क्रिएट करने में, बनाने में, कोई बिल्ड करने में, और बहुत पैशन है तो वो बिज़नेस कर सकता है। तो और किसी को लगता है कि यार मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मेरे को तो अपना पीसफुल लाइफ चाहिए और 10 to 7 जॉब करूँ और ग्रो करूँ, और मैं लीड नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो लीड नहीं कर पाते हैं। मैं आई एम अ फॉलोअर, कोई मेरे को बता दे मैं वो काम कर लूँगा, तो वो लोगों को शायद जॉब करना चाहिए।
और जिनको लगता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी है, जो लीड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, टीम को चला सकते हैं, जिनकी स्किल्स अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए। मैं कहीं सुन रहा था आपका, एक मैंने वीडियो देखा जिसमें था कि सुबह 4 बजे से अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा है? हाँ, तो मैं अभी आप तो करते हैं सर? मैं पहले करता था, अभी रिसेंटली तो नहीं हो पा रहा है, बट बीच में 2-3 साल मैंने ये प्लान किया था कि 4 AM हम लोग बोलते हैं, 4 AM 5 AM करना चाहिए। और जितने भी आज तक के सक्सेसफुल लीडर्स हैं, 99% लीडर्स 4 AM 5 AM करते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि क्या होता है, वो आपको अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम मिलता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आपको कोई फ़ोन नहीं आता है, आपको कोई कॉल नहीं आता है, आप कोई भी काम लेते हो तो उसको लेके बैठ जाते हो। तो जो 4 बजे से 8 बजे का काम है, टेक्निकली पूरे दिन में आदमी काम कर पाता है, उतना ही काम वो 4 घंटे में आ जाता है। इसलिए आपने बोला मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का आपका रूटीन कैसा होता है सर? आपके पास इतनी बड़ी टीम है और मैं आपसे मिला जब भी और आपको देखा, आप हमेशा कूल रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ऐसा होगा नहीं, इतना बिजनेस है तो कुछ स्ट्रेस भी रहता होगा, जी। बट चेहरे पे आपके स्माइल रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, इसकी वजह और ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, अब देखिए, कोई भी कुछ भी चैलेंजेस हो, अल्टीमेटली वो तो आपको ओवरकम करना है। और स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपको चैलेंजेस सॉल्व करने हैं। स्ट्रेस लेंगे तो कोई अल्टीमेटली आपके ऊपर ही उसका बैकफायर होना है। तो कूल तो रहना ही चाहिए, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग कर ले, थोड़ा सा डेलीगेशन प्रॉपर कर ले, तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो आपका रूटीन क्या है सर? अभी आपका वर्किंग कितना है? आप सुबह से कितना काम करते हैं? तो मैं लगभग 9 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, 8:30-9 बजे ट्राई करता हूँ आने का। अगर 4 AM कर रहा हूँ तो 10 बजे आता हूँ, और अगर नहीं तो फिर मैं 8:30-9 बजे तक ऑफिस आने का ट्राई करता हूँ, और 6:30-7 बजे तक घर चला जाता हूँ। 6:30-7 बजे चले जाते हैं, फिर उसके बाद टेलीफोनिक कुछ रहता कुछ है? भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर डिस्कनेक्ट? फैमिली, फैमिली। फिर फैमिली। तो ये स्टेज आने में कितना टाइम लगा सर? लगता है सर टाइम। बिकॉज कई बार लोग जब आपकी ये बात सुनेंगे कि 6:30 बजे घर चले जाते हैं और डिस्कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो कई बार अपने आप को दोष देते हैं कि यार हमको तो रात में 10 बज रहा है, हमें तो 11 बज रहा है, 12 बज रहा है। सो तो डेलीगेशन करना इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ही ये भी एक चीज़ है जो मैंने आपसे जो पूछना चाहता था। तो डेलीगेशन, देखिए, जो काम कोई दूसरे कर सकते हैं आप उनको डेलीगेट कर दीजिए। मतलब पहले ये आज से 3-4 साल पहले चलता ही रहता था पूरा, बट काफ़ी चीज़ें डेलीगेट हो गई है। एक स्टेज होता है जो आई थिंक, स्टेज नहीं होता, ये आप किस तरीके से डेलीगेट करते हो उस पर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही लोगों को डेलीगेट कर देते हो, एम्पावर कर देते हो चीज़ों के लिए, तो वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, और वो फिर आपके पास चीज़ें आती हैं। मतलब हर चीज़ के लिए सावन सर को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो एक एम्पावर्ड सिस्टम है, बना दिया 100% सिस्टम है, वो एम्पावर्ड है, और वो खुद ही डिसीजन ले लेंगे। कई बार यूथ ऐसे भी हैं या बहुत सारे लोग हैं सर जिनके मन में रहता है कि वो बड़े घर में पैदा नहीं हुए तो बड़ा काम नहीं कर सकते, उनकी बड़ी पहुंच नहीं तो नहीं कर सकते, बड़े नेता के लड़का नहीं तो नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपने करके दिखाया है, बोलते बड़ी पहुंच नहीं थी तो नहीं कर सकते, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, कोई भी कैसे भी हो, छोटी से छोटी फैमिली से आया हो, और ऐसे में 50 एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो हमारे आसपास है। और बड़े घर या बड़े इकोसिस्टम में होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर कहीं से किसी भी तरीके के फैमिली से आए हो, तो छोटे आप से गांव बड़ा से बन भी आए हो सकते हो। चलेगा। गांव से भी आए हो तो आप बड़ा बन सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और ये सिर्फ आप खुद डिसाइड करने वाले हो कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, और आपको अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है। कोई और आके नहीं आपको बोल सकता या डिसाइड कर सकता है आपके लिए। सर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक इकोसिस्टम होता है जो कई बार सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ जब आप कुछ कर रहे थे, कुछ चाहिए होता है, काम नहीं हो पाता है, तो वो सिचुएशन जो होती है जब हेल्प नहीं मिल पा रही है? ये तो देखिए अभी भी होता है, ऐसा नहीं अच्छा। कि पहले होता था और अभी नहीं होता है। हर समय हर किसी के साथ होता है कि जब आपको कोई चीज़ की हेल्प नहीं मिलती है, आपको कुछ चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ये चैलेंजेस आते हैं। तो वो रहता ही है सबके साथ में। और आपको बस ये कि यू हैव टू सीक सोल्यूशन, आपको यू हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन, और आपको सोल्यूशन निकालना पड़ता है अपनी चैलेंजेस या प्रॉब्लम का, और कहीं ना कहीं लोगों से बात करके, कनेक्ट करके, उस तरीके से आपको करना पड़ता है। तो अभी सर वर्की का कॉम्पिटिटर कौन है? सो वर्की बेसिकली जिस स्पेस में है, यहाँ पे बहुत सारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। मतलब डिमांड भी बहुत है, सप्लाई भी बहुत है। तो अगर बात करें तो हमारे नेशनली अगर हम देखें तो हम लोग आई थिंक टॉप 10 कंपनीज में आते हैं। और अगर Tier 2 सिटीज़ की बात करें तो हम वन ऑफ द अमंग्स द लीडिंग कंपनी है जो Tier 2 सिटीज़ में काम कर रही है।
और टॉप 10 कंपनीज हमारे इंडस्ट्री की जो है वो है वी वर्क, स्मार्ट वर्क्स, इंडीक्यूब, ऑफिस, ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और ऐसे कंपटीशन वहाँ होती है जब आप बहुत स्ट्रगल करते हो बिज़नेस लाने में। तो अभी इतना स्ट्रगल नहीं है बिज़नेस लाने में ऑनेस्टली, क्योंकि हमारा खुद का कैप्टिव ऑडियंस होता है, हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं हमें ग्रो करना है, तो हम क्लाइंट्स के साथ साथ में अभी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ प्राइवेट ही है या गवर्नमेंट भी अब आपके ऑफिस यूज़ करने वाली है? तो हमारे पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो उन्होंने हमारा ऑफिस यूज़ किया है। इफ़को फाइनेंस, इफ़को करके कंपनी है गवर्नमेंट की, उसने हमारा ऑफिस यूज़ किया है। तो गवर्नमेंट ने भी यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के लिए है, सबके लिए है ये। और बाकी जो कंपनी है और आपकी कंपनी है वर्की है जो ऑफिस स्पेस देते हैं, तो कुछ डिफरेंस क्या है? अगर कोई चाहे, डिफरेंस क्या लगता है कि वो जो कंपनी है और जो वर्की है सावन सर की कंपनी, उसमें क्या फ़र्क है? तो देखिए हमारे केस में ये है कि ऑफिस तो देखिए सब दे रहे हैं, ऑफिस के अलावा जो सबसे बड़ी बात है हम इकोसिस्टम दे रहे हैं। हम लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है कंपनीज़ का इंटरनली। तो ऑफिस स्पेस के अलावा हम लोग फंडिंग में सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा हम उनको कनेक्शन हेल्प कराते हैं, गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज़ है उसमें सपोर्ट कराते हैं, बिज़नेस दिलाने में हेल्प कराते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम बहुत ग्रो हो गया है। और जो हमारे कनेक्शंस है, जिस तरीके के कनेक्शंस ओवरऑल सब जगह हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंपनीज को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो ये कनेक्शन आपने खुद बनाए हैं या आपके पेरेंटल थे? नहीं, ये तो हमने खुद बनाया है। खुद बनाए हैं। तो अभी सर बहुत सारे लोग हैं जब आपको देखते हैं, आपका नाम देखते हैं, तो मन में चाहत ज़रूर आती है कि मैं भी ये करूं, बट कुछ ना कुछ कई लोगों के साथ कंपल्सन भी होता है कि मैं अगर ये कर देता हूं या जॉब छोड़ देता हूं तो कल घर कैसे चलेगा। है उनमें टैलेंट भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जहाँ पे है प्रॉब्लम है, ईएमआई का टेंशन है, घर चलाने का टेंशन है और इमीडिएट बिजनेस भी अब शुरू करना है बिकॉज एज भी होता जा रहा है, बहुत टाइम तो लग नहीं सकता, वो क्या तो मुझे ऐसा लगता है पैरेलली थोड़ा काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ में अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। 3-4 घंटे सुबह का टाइम दे दिया जल्दी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। इवेंचुअली जब आपको लगता है कि अब ये स्टेज आ चुकी है कि मैं जॉब से बिजनेस में स्विच कर सकता हूँ, तो उस जगह हम बिजनेस में स्विच कर लें। आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? सो मेरे यहाँ पे इंदौर में मेरा एक बेटा है और वाइफ है, हम तीनों यहीं पे इंदौर में रहते हैं। तो आप रहने वाले इंदौर के? सो मैं इंदौर में रहता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स गांव में ही रहते हैं अभी भी। कौन सा? और ये इंदौर से 200 किलोमीटर दूर है, बलवाड़ी करके गांव है, वहाँ अच्छा, पे रहते हैं। ओके। तो पेरेंट्स अभी वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। तो आप जाते हैं वहाँ? हाँ, मैं जाता हूँ, 1-2 बार जाता हूँ साल में। ओके। और आपकी जो वाइफ हैं वो आपके साथ हैं बिजनेस में? वो बिजनेस में साथ नहीं, उनका अलग बिजनेस है। अच्छा, तो उनका वो अलग अब बिजनेस। वो हमारा जो आउटसोर्सिंग स्टाफिंग वाला बिजनेस है वो संभालते हैं। वो अभी भी कंटिन्यू है? वो वो आपने भी बंद अभी नहीं कंटिन्यू हो गया। सेपरेट कर लिया? आप मैम वो देख रही हैं और हाँ, आप ये देख रहे हाँ हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है सर कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छा चलने भी लगता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें बोल सकते हैं आप कि कुछ ये सावधानी रखना चाहिए, अभी अच्छा ग्रो हो रहा है, चल भी ठीक रहा है, फिर सडनली हम लोग सुनते हैं वो एक समय बहुत अच्छा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े ग्रुप भी हैं। तो देखिए टाइम के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को लगता है मैं अभी भी देखता हूँ, मतलब कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारी इतनी अच्छी लीडरशिप है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा और ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड है। तो चाहे आप इसमें नोकिया का एग्जाम्पल ले लीजिए या ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो टाइम के साथ तो चेंज होना चाहिए सबको। और चेंज ऐसा है जो कंटिन्यूस होता है। और अब जिस तरीके का टाइम में हम आ गए हैं, जहाँ एआई की बात हो रही है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो अब बहुत सारे जॉब्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है आज से 2-3 साल बाद डेवलपर्स ख़त्म हो जाएंगे। जो आज आईटी में डेवलपर्स वाली जॉब है वो नहीं रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस बिजनेस में भी होते हैं, और आप उन चेंजेस को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हो, समझते हो, सीखते हो और लाते हो, वो आपको अपने रेस में आगे रखेगा। तो ये एआई सर अपने लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट क्या लगता है? एआई इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आज हमारा काम इजी होगा, चीज़ें स्मूथ होगी, हमारा काम बेटर होगा, और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ में इसको हम कैसे यूज़ करके हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, वो उस पर फोकस रहेगा। और आपका स्टाफ कितना है सर टोटल? तो अभी हमारी तीनों चारों कंपनीज को मिला के हमारे पास लगभग 300-350 लोग होंगे। और उन लोगों के लिए जैसे एक बोला जाता है कि एक ओनर जो होते हैं
कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हो। आप अपनी कंपनी के लिए, स्टाफ के लिए भी फ्यूचर चैलेंज को संभालने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए अलग से कुछ क्लासेस, ट्रेनिंग करवाते हैं? हाँ हाँ, हम तो लीडरशिप, हमारी टीम नेक्स्ट लेवल के लीडर्स को डेवलप करना, उनकी ट्रेनिंग करना, तो बाकायदा हर महीने ट्रेनिंग्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ चलता रहता है, तो फुल एक्शन रहता है। सावंत सर की हॉबी क्या है? तो अभी मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। एक तो मैं आई लव ट्रैवल, और ट्रैवलिंग करते टाइम आई गेट लॉट ऑफ आइडियाज़, तो आई लव ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू न्यू प्लेसेस। क्या पसंद नहीं करते सर? क्या पसंद नहीं करते, तो पॉलिटिकल लोग बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं कहीं पे भी, और झूठ बोलने वाले लोग, वो मुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होते। ओके। और चूंकि इंदौर से हैं, इंदौर में तो खाना अपना तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप कहाँ पे जाते हैं सर खाने के लिए? और मैं आपको देखता हूँ बड़ा सिंपल रहते हैं। उस बार भी हम मिलने आए, तो आपसे मिलके कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी एक एमडी सीईओ से मिल रहे हैं? एक बहुत कनेक्ट होता है कोई भी आके मिलता है। आप बहुत सिंपल रहते हैं, इसकी कोई खास वजह? आज आपका सब कुछ है, बट आपका जो रहन सहन है, बात करने का तरीका है, डाउन टू अर्थ है बहुत। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। जब मैं बोला कि उनके साथ पॉडकास्ट है, हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं, आपको जानते, तो चूंकि मैं नहीं जानता था ज़्यादा, बिकॉज मैं यहाँ से नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने तो उनको तब से देखा है, अब से देखा है, बहुत बड़ा काम कर लिया उन्होंने। तो देखिए, हरदम आप कुछ भी कभी भी कैसे भी रहो, आपको ग्राउंडेड तो रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है समाव, और सबको हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जितना जितना जिस लेवल पे, जिस टाइम पे आप कर सकते हो। तो शायद वो चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया है। मैं अपनी कोशिश रहती है कि जितना लोगों की सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं, कनेक्ट करा सकूं लोगों को, वो मैं करता हूँ। आप ये भी हेल्प करते हैं बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफ एमपी के एडवाइज़र भी हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी हैं, तो किसी को स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, या कुछ नया इनोवेटिव आइडिया है, तो क्या आपसे आके बात कर सकते हैं? हाँ, तो हम मिलते ही हैं ना स्टार्टअप से, तो कोई किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आइडिया चाहिए, आइडिया का वैलिडेशन कराना है, कुछ भी कराना है, तो मिलते हैं तो उसका स्टार्टअप के फीस है या आप ऐसे साथ। नहीं, कर ऐसे ही मिलते हैं हम ऐसे ही तो। कर हाँ, देते हाँ, हैं? टाइम रहता है आपके पास? टाइम मिलते हैं, 2-3 स्टार्टअप से तो हर हफ्ते ही मिलते हैं। सैटरडेज को, फ्राइडेज को टाइम निकाल रखा है। वीकेंड में कहाँ जाते हैं सर, क्या करते हैं? वीकेंड में तो फैमिली के साथ रहते हैं, या अगर कोई ट्रैवल प्लान है तो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल प्लान इंडिया में पसंद करते हैं या आउटसाइड? जैसे भी, मतलब जहाँ भी अभी time बाहर जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो अब आपके एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो आपने बोला, वर्क डेलीकेट, वो आपने डेवलप किया है। जब आपसे हम बात कर रहे थे तब भी आपने बोला उनसे बात करना है, उनसे बात करना है, उनसे बात करना है। आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं जिससे आपके अंदर आइडियाज़ आएँ और आप कुछ आगे के मिशन बड़ा काम 100%। आधे टाइम तो लोग फॉलोअप में ही अपना टाइम खराब कर देते हैं। आपको मेरे ऑफिस आना है, आप मेरे को बोलोगे पहले टाइम लोगे, फिर आप बोलोगे एड्रेस दो, फिर बोलोगे गूगल पिन का लोकेशन दो, आप पूछोगे फ्लोर कौन सा है। अब ये 4 चीज़ों के लिए मैं जवाब क्यों दूँ? मेरे ऑफिस में एक आदमी, उसका काम ही यही बताना। आपको कोई और कोऑर्डिनेशन करना है, तो ऐसे जिस आदमी का जो काम है हम उसकी तरफ डेलीगेट करके पास ऑन कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्री रखता है। सर, अब जिस तरह से पूरा मालवा निमाड़, स्पेशली इंदौर डेवलप हो रहा है, इसको आपने अभी बोला भी कि इतना कनेक्टिविटी और चारों तरफ से है, इतनी बड़ी ब्रांडिंग भी हो चुकी है, तो अब आपको अगले 10 से 15 साल में कैसा दिख रहा है इंदौर और आसपास? और एक और चल रहा है जो हम पढ़ा भी कि 4 जिलों को मिला के एक बड़ा जिला बनाया जाएगा और चारों तरफ डेवलप किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं भी इन्वॉल्व था। इंदौर उज्जैन एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया बना रहे हैं, धार एंड मेट्रो देवास। सिटी। हाँ, तो इसमें धार, देवास, अपना सिमरोल, फिर शाहजहाँपुर का कुछ एरिया, ऐसे मक्सी का कुछ एरिया, पूरे इंडस्ट्रीज़ को मिला के, पीतमपुर, फिर देवास के पार्ट्स, उज्जैन, सबको मिला के एक पूरा बड़ा मेट्रो सिटी बना रहे हैं। तो ये मेट्रो सिटी जब बन जाएगा, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेगा, तो ये इटसेल्फ एक मेट्रो सिटी की तरह एक्ट करेगा। यानी यहाँ पे जैसे बॉम्बे में नहीं होता है कि आप सेंट्रल साइड से साउथ जाते हो, नॉर्थ जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो उसी तरीके का एक ब्रॉडर पिक्चर आज से 10 साल बाद का इंदौर एक मेट्रो सिटी की तरह रहेगा, जहाँ क्लस्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही है, बहुत सारा रेसिडेंशियल है। अभी क्या होता है, आप किसी से भी पूछो, मतलब मालवा में निमाड़ की बात करी आपने, तो टियर 3 सिटीज़ में आप किसी भी कोई अच्छे घर वाले, तो वो लोग इंदौर में सबसे पहले एक अपना घर लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर। उनका फ्लैट होगा, बच्चे पढ़ रहे हैं या घर है, सब लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इंदौर की भी एक कैपेसिटी है। अब इसको इंदौर को ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाएगा कि अब स्प्रेड करके ग्रो करेंगे तो अच्छे से इंदौर ग्रो होगा।
तो इसमें आप भी शामिल हैं इस पॉलिसी में? एडवाइस तो देते ही हैं, मतलब आज कोई भी गवर्नमेंट का डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है, पूछते हैं तो हम लोग हमारे सजेशन देते हैं और आइडियाज़ तो देते हैं, तो उस पर वो लोग डिस्कशन होता है। करंट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ऐसा लगता है, देख के न्यूज़ में भी देखते हैं, जो बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि हाँ आओ एमपी में इन्वेस्ट करो। किस तरह आप कन्विंस है कि नाउ? हाँ, 100% इंटेंट है, गवर्नमेंट का पूरा इंटेंट है कि वो काम करना चाहते हैं। ऑफिसर्स का इंटेंट है, ब्यूरोक्रेसी का इंटेंट है, पॉलिटिशियंस का इंटेंट है। हमारे इंटेंट मीन्स वो जो दिख रहा है, वो जब कोई इंटर होना चाहेगा, जब वो एक्चुअली आना चाहेगा, तो जो बोला जाता है कि रुकावटें होती हैं, तो वो क्या इकोसिस्टम डेवलप हो गया कि नहीं अब वहाँ जाएंगे तो सब चालू हो जाएगा? छोटे मोटे तो चैलेंज आएंगे, बट ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब अच्छे से यहाँ आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो वो वाला चैलेंज मेरे को तो नहीं लगता कि अब इंदौर या एमपी में रहा है कि आपको अब बिजनेस स्टार्ट करने में कोई चैलेंज आता है यहाँ पे। हाँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जहाँ इतना बात हो रहा है, इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इतनी ज़्यादा मीटिंग हो रही है, तो इसका फ़ायदा कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन को मिलने वाला है क्या, इतना बिजनेस यहाँ आ भी जाएगा तो? देखिए, बिजनेस आएगा तो इसमें पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा। आज अगर कोई आईटी कंपनी आती है तो वो एक जॉब डायरेक्टली के साथ में 3-4 जॉब इनडायरेक्टली जनरेट करती है। हो सकता है बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल का इकोसिस्टम बढ़ेगा, घर में मेड आएगी, ड्राइवर लेगा, कैब्स लेगा, खाने बाहर जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, होटल में जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बढ़ेगा। आप सोचिए, एक आदमी के पास पैसा आता है तो वो 10 जगह जाके खर्च करता है, गाड़ियाँ खरीदेगा, तो हर एक लोकल इकोसिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर्स, दुकानें, शॉप, सबको फ़ायदा होगा उसका। और वहाँ पे फिर लोग एम्प्लॉय होंगे तो जॉब्स और आएगी। तो अल्टीमेटली बिजनेस आने से पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होता है कभी भी। सर, अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो किस सेक्टर में आप एडवाइस करेंगे कि जाना चाहिए अभी? स्टार्टअप, देखिए, ये मैं एडवाइस तो क्या बोलूँ, बट क्या सामने वाले का पैशन है, क्या वो आइडिया, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और वो कितने पैशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टअप ऐसा सोचना चाहिए जो अगले 3-5 साल तक रहे। ऐसा ना हो कि कोई शॉर्ट टर्म हमने देखा कि यार ये कर रहे हैं तो हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं या ये सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छा चल रहा है, किसी का देखा, कॉपी कर लिया, बना लिया, वो मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन हर आदमी का अलग होता है। किसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे एग्जीक्यूट किया है, उसके बेसिस पे वो बिज़नेस ग्रो कर पाता है। सर, अभी बात कर रहे थे कि जिसको नया स्टार्टअप करना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है, सो आपने बताया भी वो देखना पड़ेगा उसको कैसे क्या है। आप टूरिज़्म को कैसे देखते हैं? और दूसरा, ये जो बिजनेस का लाइफ साइकिल होता है, जो आपने भी बोला भी कि स्टार्ट तो किया और पता ही नहीं है कि 3 साल बाद तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो खाली बैठ जाता है, तो ये कैसे एनालिसिस करे कि जो मैं कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म रहेगा? तो देखिए, एक एक करके मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। टूरिज़्म की अगर बात करें तो इंदौर के आसपास काफ़ी टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, खास करके अब कुंभ आने वाला है उज्जैन में। तो प्रयाग में हमने देखा कि क्या हुआ है अभी, कितने लोग, 40-50 करोड़ लोग प्रयागराज आए। 65 करोड़ हो गए सर। हाँ, 65 करोड़ लोग आए और वहाँ रहे, उन्होंने खाया पिया, आए गए और सब हुआ। तो मेरे को लगता है कि उज्जैन का बहुत क्रेज़ होने वाला है। 2027 में शायद आ रहा है, 28 में आ रहा है, तो बहुत आप पास भी है। कुछ प्लान कर रहे हैं? पता नहीं, अब देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो अब 2-3 साल की और बात है। उज्जैन में आने वाला है तो इसका फ़ायदा इंदौर को भी मिलेगा। और आई थिंक इंदौर में उज्जैन के कारण टूरिज़्म काफ़ी डेवलप हुआ है। इंदौर में फूड का बहुत अच्छा क्रेव है। और इंदौर के आसपास महेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर, उज्जैन, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर कोई टूरिज़्म के मान से अगर देखें तो अब जैसे ऑरेंज काउंटी मांडू में आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स आने लग गए हैं, तो मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है टूरिज़्म में अपने यहाँ पे। बिजनेस साइकिल जो मैंने अभी पूछा सर, कई बार ऐसे होता है कि जैसे आपने बोला सीजनल बिजनेस होते हैं और वो आइडिया नहीं लग पाता है, और मैंने स्टार्ट तो कर दिया और मुझे 2-3 साल के बाद पता चलता है कि अब ये ख़त्म हो गया है। तो ये जब मैं कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या ध्यान देखना चाहिए? तो देखिए, मैं इसको अलग तरीके से आंसर करूँगा आपके इस क्वेश्चन को। स्टार्टअप के कुछ स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है आइडिएशन स्टेज। आपने कोई आइडिया सोचा, आपने उस पर फिर एक प्रोडक्ट बनाया, तो उसको बोलते हैं MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। MVP बनाया आपने, उसको ट्राई किया, चालू किया, डाला, फिर उस पर आपको ट्रैक्शन आया नहीं, वो चलने लग गया, वो काम करने लग गया। अब उसके बाद आती है ग्रोथ।
कि अब उसको आपको स्केल करना है, उसको बड़ा करना है, उसमें थोड़ी फंडिंग डालनी है, या उसको आपने कोई चीज़ बनाई और वो चलने लग गई। आपने मान लीजिए एक दुकान खोली और वो दुकान प्रॉफिटेबल हो गई और आपको लग गया कि मुझे इसका कोड मिल गया है, मैं इसको क्रैक कर चुका हूँ, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आती है ग्रोथ स्टेज, जहाँ से आप उसको ग्रो करना चालू करते हो, उसको बड़ा करते हो। तो वो ग्रोथ स्टेज पे लेके जाते हैं बिजनेस को, और फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेजेस आती है। अब बहुत सारे लोग तो MVP ट्रैक्शन ना करे बिना ही बहुत सारा पैसा लगा देते हैं प्रोडक्ट पे, तो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो ट्रैक्शन जब तक नहीं आए, मुझे लगता है कि कोई बिजनेस में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, ऑल इन नहीं होना चाहिए जब तक आपको ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। आपने कोई चीज़ बना ली, बस आपने सोचा कि अच्छी चलेगी, आपको लगता है चलेगी, बट लोगों को नहीं चाहिए, ज़रूरत है उस चीज़ की, और आपने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, खर्चा कर दिया, तो शायद वो वर्कआउट नहीं कर पाएगी। आखिरी में एक और बात जानना चाहता हूँ, आपकी फिटनेस का राज क्या है? तो मैं आई ट्राई टू वॉक 40-45 मिनट्स अ डे इन द मॉर्निंग। अच्छा, तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं? दैट्स इट। खाने पीने में कंट्रोल? खाने पीने में कंट्रोल है। तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, अच्छा, 16-18 आवर्स की फास्टिंग करता हूँ। फास्टिंग है। 7-8 के बाद खाता नहीं हूँ, सीधे फिर मैं लंच लेता हूँ 12 बजे के बाद। इंदौर में रह के और सब कंट्रोल कैसे करते हैं सर? करना ज़रूरी है सर आजकल तो। तो खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर, जो यूथ है जो आज सुन रहा है, आखिरी में ये जानना चाहते हैं कि अगर वो सावन लड्डा जी बनना चाह रहा है, वो आपकी तरह बनना चाह रहा है, तो क्या करे? तो देखिए, पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और परसिवरेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप कर लो तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। एंड सर, दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड 100% दिस इज द राइट टाइम। इन इंडिया वी आर 3-4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, विल बी 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नेक्स्ट 5 years। तो यही समय है, सही समय है इंडिया का, कि यहाँ पे हर चीज़ ग्रो कर रही है, इतना पैसा आ रहा है इंडिया में, और जिस तरीके की ग्रोथ मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस, तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर।